हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव गुप्ता, लेक्चरर भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी। फ्रेंड्स, आपको जो पिछला वीडियो मैंने पिछले टॉपिक पर दिया था जिसका नाम था परीक्षण, मापन और मूल्यांकन, है ना। और उसमें मैंने आपको मापन क्या है, मूल्यांकन क्या है, परीक्षण की विशेषताएं क्या है, परीक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं, है ना, अच्छा परीक्षण कौन सा माना जाता है या अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं आदि के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। और दोस्तों, जो मैं लास्ट वीडियो आपको देकर गया था जिस पर मैंने एक चर्चा की थी आपसे, ग्रेडिंग सिस्टम, है ना। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है श्रेणीकरण, मतलब परिणाम में ग्रेडिंग सिस्टम, परिणाम में श्रेणीकरण, ठीक है ना। तो क्या टॉपिक है दोस्तों आज हमारा? अधिगम, विषय का क्या नाम है? अधिगम का आकलन। और दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा श्रेणीकरण, है ना, मतलब ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। क्या होता है ग्रेडिंग सिस्टम? सबसे पहले तो हम दोस्तों बात करेंगे ग्रेडिंग सिस्टम आया कहां से और कब आया, है ना। तो दोस्तों, एक विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा आपने, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, है ना। सबसे पहले आप याद रखना कहां से आया था ग्रेडिंग सिस्टम शिक्षा जगत में? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, है ना। कब आया? 1972 ईस्वी में। ये बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, दुनिया में सबसे पहले ग्रेडिंग सिस्टम कहां से आया और कब आया, है ना। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सबसे पहले इस सिस्टम को लागू किया गया। और कब लागू किया? 1972 एडी, ठीक है दोस्तों। अब इसका जनक कौन था, मतलब ग्रेडिंग सिस्टम को लाने वाला कौन था, है ना। तो दोस्तों, ग्रेडिंग सिस्टम का जनक माना जाता है विलियम हैरिस। किसको? विलियम हैरिस, ठीक है, ये याद रखना, है ना। अब बात आती है दोस्तों कि ग्रेडिंग सिस्टम होता क्या है ना। ग्रेड का मतलब श्रेणी। अब एक और शब्द आता है ग्रेड के लिए, पद, पद। तो चलो हम ग्रेडिंग सिस्टम से पहले बात करते हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम जब दुनिया में नहीं था या हमारे भारत में नहीं था तो उससे पहले किस आधार पर बालक का मूल्यांकन किया जाता था या किस रूप में बालक का परिणाम जारी किया जाता था, उसकी उपलब्धि का किस आधार पर पता लगाया जाता था। तो दोस्तों, आप भी उस समय से गुजरे होंगे। श्रेणीकरण से पहले अंक प्रणाली के आधार पर, किस आधार पर? अंक प्रणाली, है ना, के आधार पर बालक की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता था। अंक प्रणाली कैसे? आपको पता है कि अंक प्रणाली के आधार पर बालकों को 101 श्रेणियों में विभक्त करना पड़ता है। कितनी श्रेणियों में? 101। कैसे? देखो आप, अंक कहां से कहां तक मिलेंगे बालक को? 0 से 100 अंक तक। किसी को 0 मिलेगा, किसी को 90, किसी को 100, किसी को 20, किसी को 40, किसी को 62। तो कितने प्रकार हो गए ये? 101 प्रकार, 101 प्रकार। अब आप सोचो
कि 101 प्रकारों में बालकों का विभाजन करना कितना कठिन कार्य और कितना दोषपूर्ण कार्य है ना। मैंने आपको कल बताया था पिछले वीडियो में कि एक बालक के आए 70 मार्क्स, है ना, और दूसरे के आए 75 मार्क्स, केवल 5.5 मतलब पॉइंट क्या लिखते हैं इसको 0.5% का अंतर बालक के अंदर एक हीनता पैदा कर देता है ना। यहाँ तक कि कई इनको आपने देखा होगा कि बालक तनावग्रस्त हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और कई बालक तो जब इतने सा अंतर जब उनको दिखता है तो मैंने सुना है कि आत्महत्या कर लेते हैं, घर से पलायन कर जाते हैं, है ना, महीनों तक तनावग्रस्त रहते हैं। तो अंक प्रणाली में दोष थे, है ना, कि मैंने बताया था आपको कि किसी कारण से किसी पेपर में बालक अच्छा नहीं कर पाया, इसका मतलब उसकी बुद्धि लब्धि कम हो गई क्या? नहीं हुई। लेकिन अंक प्रणाली तो यही कहती है कि जिसके नंबर ज्यादा हैं, मान लो 1 नंबर भी ज्यादा है दूसरे बालक से, तो वो 1 नंबर वाला अधिक बुद्धिमान है। एक बात। दूसरी बात, अंक प्रणाली में दोष और क्या थे कि कुछ विषय ऐसे जिनमें मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, कुछ विषय ऐसे जिनमें मार्क्स कम आते, है ना। तो जैसे गणित विज्ञान अच्छे मार्क्स आते, सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट ले लो मार्क्स अच्छे नहीं आते, ठीक है ना। तो विषय में भी डिफरेंस कर दिया अंक प्रणाली ने। इसलिए कुछ ये जो बड़ी खामियां हैं इनको दूर करने के लिए दुनिया में शिक्षा जगत में ग्रेडिंग सिस्टम को लाया गया, है ना। अब ग्रेडिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता, मैंने हल्के सा आपको हिंट कल दी थी कि ग्रेडिंग सिस्टम में हम स्लैब बना लेते हैं कि 91 से 100, इस बीच में किसी बालक कितने भी बालक हो और उनके चाहे 91 91 नंबर है, 92 है, 92 5.5 है या 100 है, उनको एक ही ग्रेड दी जाएगी, A1। तो 1-2 नंबर, आधा नंबर, 4 नंबर से बालक में एक जो अंतर पैदा हो जाता है वो अंतर पैदा नहीं होता, सभी को एक ही श्रेणी में रख लिया गया A1 में, ठीक है ना। तो उन कमियों को, अंक प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए दुनिया में, या यूं कह दें शिक्षा जगत में ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया, ठीक है ना। अब बात आती है कि भारत में ग्रेडिंग सिस्टम कब आया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं भारतीय शिक्षा की, तो भारत के दृष्टिकोण से हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखें कि ग्रेडिंग सिस्टम यद्यपि शिक्षा जगत में 1972 में आया, लेकिन आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि भारत में जो 2 महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग आए थे, कौन कौन से? एक कोठारी शिक्षा आयोग और इससे पहले मुदालियर शिक्षा आयोग, है ना। 1950-52 में मुदालियर शिक्षा आयोग, 1964-66 में जैसे एक तो आया था मुदालियर शिक्षा आयोग, है ना, 1952, इसको हम माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। और एक आया था दोस्तों कोठारी शिक्षा आयोग, है ना, 1964-66 ईस्वी। इन दोनों ने ये संस्तुति दी थी, इन दोनों ने पहले अनुशंसा की थी कि अंक प्रणाली को खत्म समाप्त करके ग्रेडिंग सिस्टम लाया जाए। लेकिन भारतीय परिस्थितियों के कारण इतने विशाल समूह और समाज के में ये व्यवस्था लागू नहीं हो पाई, लेकिन विश्व में ये व्यवस्था लागू हो गई 1972 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, है ना। अब बात आती है कि भारत में कब लागू हुई ये ग्रेडिंग सिस्टम, तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण चीज है ना, अति महत्वपूर्ण है
आपके बीएड के दृष्टिकोण से भी और कोई कंपटीशन में आप जब बैठोगे, आप याद करना जब मैं लाऊंगा ग्रेडिंग सिस्टम A1 A2 को, तो आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन तो पहले रीट में आ चुका है ना। तो बात करते हैं हम कि भारत में ये कब आया, कब लागू हुआ ये सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम। तो दोस्तों देखें, भारत में ये व्यवस्था लागू हुई थी, भारत में श्रेणीकरण, है ना, कब आया था, 1910-11 ईस्वी। कब आया था भारत में दोस्तों श्रेणीकरण, 1910-11 ईस्वी में आया था, ठीक है ना। 1910-11 ईस्वी में कौन लाया, CBSE, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, है ना। किसने लागू की थी इसको, यहां पर किसके द्वारा लागू हुआ था ये, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, है ना, CBSE के द्वारा। कब हुआ, 1910-11 ईस्वी। कौन सी क्लास में हुआ, 9th 10th में। सबसे पहले 9th और उसके बाद 10th बोर्ड में इस सिस्टम को लागू किया गया, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है क्या है ये ग्रेडिंग सिस्टम है, श्रेणीकरण है, पद विभाजन है, क्या है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा एक, है ना, तो भारत में ग्रेडिंग सिस्टम यद्यपि बोर्ड स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर 1910-11 ईस्वी में लाया गया, लेकिन आपको याद होगा दोस्तों कि भारत में NCF 2005 आया था। NCF 2005 में भी ग्रेडिंग सिस्टम की अनुशंसा की गई थी और प्राथमिक कक्षाओं में प्रायोगिक तौर पर इसको लागू भी किया गया, है ना, प्राथमिक कक्षाओं में लागू किया गया। उसके बाद इसे माध्यमिक कक्षाओं में भारतीय, देखो प्राथमिक कक्षाओं में पायलट रूप में मतलब प्रायोगिक तौर पर, इसलिए उसको हम छोड़ देते हैं। आपसे जब पूछा जाता है कि सबसे पहले कब लागू हुआ, तो सबसे पहले तो लागू दोस्तों ये वो पायलट रूप था, सबसे पहले लागू 1910-11 ईस्वी CBSE द्वारा 9th और 10th में लागू किया गया, ठीक है दोस्तों। आगे हम देखते हैं उच्च कक्षाओं में। देखो मैंने अभी बताया कि प्राथमिक कक्षाओं में पायलट रूप में ये ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया, लेकिन उच्च कक्षा मतलब माध्यमिक कक्षाओं में, उच्च माध्यमिक कक्षाओं में अभी भी अंक प्रणाली ही लागू, अंक प्रणाली के आधार पर ही बालकों को वरीयता क्रम दिया जाता था। अब अंक प्रणाली के आधार पर वरीयता का, अंक प्रणाली मतलब बालकों को अंक देना, है ना, अंक देना। अब जैसे आप अपना रिजल्ट देख लीजिए, है ना, कैसे आता था रिजल्ट पहले, कि पहले विषयवार अंक मिलते, जैसे गणित में 90, अंग्रेजी में 70, हिंदी में 70 हो गई, SST में 69, ठीक है। अब इनको जोड़ा जाता था और जोड़ करके फिर इनका प्रतिशत निकाला जाता था। अब मान लो प्रतिशत बैठा, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं प्रॉपर, है ना, अंदाजे से बता रहा हूं, प्रतिशत बैठा यहाँ पर 74.3%। अब इसको फिर ग्रेड में बदला जाता था। कौन सी ग्रेड, फर्स्ट, 3 ग्रेड थी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, है ना, तो दे दिया इसको फर्स्ट ग्रेड। अब आप उदाहरण देखें एक, कि मान लो ये अंक किसी बच्चे के इस तरह से आए कि एक बालक का जो प्रतिशत बैठा वो बैठा 59.6%, ठीक है, और एक दूसरे बालक का ये योग निकालकर प्रतिशत बैठ गया 60%, ठीक है। तो आप देखें कितनी दोषपूर्ण व्यवस्था है वो अंक प्रणाली, कि इसको मात्र 0.4% का अंतर, है ना, इसको तो मिला फर्स्ट ग्रेड,
और इसको तो मिला सेकंड ग्रेड और इसको मिला फर्स्ट ग्रेड। अब आप सोच लीजिए कि ये बालक तनावग्रस्त होगा या नहीं होगा। एंजाइटी, चिंता, तनाव, है ना, और कहें तो कुंठा, घर से पलायन, और यहाँ तक कि कई जो इमोशनल बालक होते हैं, जो मेहनती बालक होते हैं, है ना, जिनके संवेग स्थिर होते हैं, वो बच्चे तो सुसाइड तक कर लेते थे। क्या सोचकर कि मात्र 0.4%, मतलब मात्र 2-3 नंबर के कारण मेरी ग्रेड कम रह गई। ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए भारतीय शिक्षा में भी कौन सी प्रणाली को लाया गया दोस्तों? श्रेणीकरण, ग्रेडिंग सिस्टम को लाया गया, है ना। माँ बाप को चिंता, स्वयं विद्यार्थी को चिंता, फिर अच्छे शिक्षक तो वो भी थोड़ा बहुत दुख तो होता ही था कि मेरे उस स्टूडेंट की और अगर 2 नंबर आ जाते तो मेरा रिजल्ट और अच्छा हो जाता। तो हर जगह से इस समस्या को दूर करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम। इसी में ये मैंने बता दिया कब लागू हुआ, 2010-11 में सीबीएसई के द्वारा, 9th-10th में सबसे पहले आया, और कौन सी प्रणाली के द्वारा लागू हुआ ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि ग्रेडिंग सिस्टम को हमारे भारत में लागू किया था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के द्वारा, है ना। सतत एवं व्यापक मतलब सीसीई, कॉम्प्रहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवेल्युएशन। क्या होता है सीसीई की फुल फॉर्म? कॉम्प्रहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, ये भी कब लागू हुआ? जैसे आरटीई कब आया सबसे पहले? 2009 में। आरटीई 2009 में सीसीई की व्यवस्था की गई और आरटीई 2009 लागू हो गया 2010 में। नहीं, संसद में पास हुआ 2009 में और लागू कब हुआ आरटीई? 2010 में, है ना। तो 2010 के सत्र में ही हमारी ग्रेडिंग सिस्टम को लागू कर दिया गया। किसके तहत? सीसीई के। क्यों? सीसीई क्या है? एक मूल्यांकन है, जुड़ रहा ना लास्ट में मूल्यांकन। तो ये मूल्यांकन किस आधार पर किया जाए? ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर किया जाए। ये व्यवस्था दोस्तों दी गई किसमें? मूल्यांकन सीसीई प्रणाली में, है ना। ये यूं कह दें ग्रेडिंग सिस्टम आया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के तहत। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब इस ग्रेडिंग सिस्टम में एक नई बात और जोड़ी गई। वो क्या कि जब तक ये ग्रेडिंग सिस्टम, या यूं कहें कि जब तक सीसीई नहीं आया, लागू नहीं हुआ, तब तक जो परिणाम आता था या जो एग्जाम होती थी, चाहे वो मौखिक एग्जाम हो, चाहे वो प्रायोगिक हो या फिर लिखित हो, किसी प्रकार के, वो केवल एक पक्षीय थी। एक पक्षीय क्या थी? केवल सिलेबस, केवल पाठ्यक्रम, किताबी पाठ्यक्रम, है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं? शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, है ना। अंक प्रणाली, ये खास चीज है दोस्तों, याद रखना, नई चीज है आपके लिए कि अंक प्रणाली में मूल्यांकन केवल शैक्षिक क्षेत्र का होता है, शैक्षिक क्षेत्र का होता है ना। किंतु ग्रेडिंग सिस्टम में, मतलब श्रेणीकरण में, मूल्यांकन शैक्षिक क्षेत्र के साथ साथ, अब महत्वपूर्ण चीज है, सह शैक्षिक क्षेत्र,
सहशैक्षिक क्षेत्र का भी होने लगा, है ना। अब सहशैक्षिक क्षेत्र क्या है? बालक की मनोवृत्तियां, है ना, बालक के मूल्य, है ना, बालक द्वारा किए गए कार्य, बालक का व्यवहार, बालक का स्वास्थ्य, है ना, और भी है बालक की शारीरिक शिक्षा, है ना, इस बालक की अभिवृद्धि, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, स्किल्स, उस बालक ने शिक्षा के साथ साथ और कौन सा कौशल अपने आप में विकसित किया, उस बालक के नैतिक मूल्य कैसे रहे, उस बालक की शारीरिक शिक्षा के प्रति अभिरुचि कैसी रही, कितना उसने ध्यान रखा, या उसने स्वास्थ्य के प्रति वो बालक कितना सचेत रहा, उसकी एटीट्यूड, अभिवृत्ति कैसी रही, इन सब का भी मूल्यांकन हम ग्रेडिंग सिस्टम में करते हैं, जब अंक प्रणाली में ऐसा नहीं था। आप देखते होंगे आज वर्तमान किसी बालक का रिजल्ट देखें तो उसमें नीचे आता है ना, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, उसमें अंक नहीं मिलते, केवल ग्रेड, है ना, आता है नहीं, बस जीवन कौशल A+, B, जो भी है। तो ये एक नई चीज जोड़ी गई ग्रेडिंग सिस्टम में कि शैक्षिक क्षेत्र के साथ साथ उसकी सहशैक्षिक गतिविधियों का भी मूल्यांकन किया। यही तो CCE है भाई। CCE है क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कि हर शिक्षक अपने छात्रों का दिन प्रतिदिन, हर पल उसका मूल्यांकन चलता रहना चाहिए। यही तो सतत मूल्यांकन है कि हर गतिविधि पर, उसकी बालक की, छात्र की गतिविधि पर नजर रखी जाए और उसकी एक डायरी मेंटेन की जाए और उसमें उसकी सभी प्रकार की गतिविधि, मतलब उसका नैतिक क्षेत्र, उसका शारीरिक क्षेत्र, उसका सहशैक्षिक क्षेत्र, उसका स्किल, जीवन कौशल, और साथ में उसका शैक्षिक क्षेत्र, सभी को टीचर डायरी में नोट करता जाए और फिर उसका एक साथ व्यापक मूल्यांकन किया जाए। ये था श्रेणीकरण में नई व्यवस्था कि शैक्षिक क्षेत्र के साथ साथ सहशैक्षिक क्षेत्र का भी मूल्यांकन हो। ये व्यवस्था CCE के द्वारा दी गई और इस व्यवस्था के आधार पर बालक का श्रेणीकरण या पद विभाजन किया जाने लगा और आज वर्तमान भारत में यही व्यवस्था प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, आप समझे कि ये ग्रेडिंग सिस्टम भारत में कब आया, है ना, सबसे पहले इसकी अनुशंसा किसने की, है ना, वर्तमान में किसने लागू किया, या कौन से सिस्टम CCE के द्वारा लागू हुआ, CCE किस में आया, RTE 2009 में आया, है ना, क्या है श्रेणीकरण, ये सारी चीजें आप याद रखना। अब बात आती है कि श्रेणीकरण कितने प्रकार से होता है। तो दोस्तों मैंने कल बताया था 3, 5, 7, 9 श्रेणियों में हम बालकों का समूह बनाते हैं या बालकों का अंक प्रसार को हम और ये भी बताया कि अलग अलग देश अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकारों में श्रेणीकरण करते हैं, कहीं 3 श्रेणियों में, कहीं 5 श्रेणियों में, कहीं 7 श्रेणियों में, कहीं 9 श्रेणियों में। लेकिन एक मानक जो श्रेणीकरण माना है, एक स्टैंडर्ड जो ग्रेडिंग मानी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिसको मानक मिला है, मान्यता मिली है, वो मिली है 7 ग्रेड, 7 श्रेणियों। ठीक है, ये याद रखना, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अच्छा श्रेणीकरण कितना प्रकार का माना गया है, 7 प्रकार का। अर्थात बालकों के अंक प्रसार को, अंक प्रसार क्या बताऊंगा मैं अभी आपको, बालकों के अंक प्रसार को 7 श्रेणियों में विभक्त करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह एक मानक रूप दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानक रूप कितने प्रकार की श्रेणियों को दिया है, 7 श्रेणियों। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं श्रेणीकरण की, कि कितने प्रकार का पद विभाजन या श्रेणीकरण भारत में होता है ना। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले आप याद रखना कि शैक्षिक क्षेत्र में, शैक्षिक, मैं एक टेबल बना दूंगा आपको, शैक्षिक क्षेत्र में श्रेणीकरण
है ना। तो भारत में होता है 7 प्रकार। कितने प्रकार में? 7 प्रकार में, है ना। कौन कौन से वो देखते हैं। पहले तो याद रखना शैक्षिक क्षेत्र में 7 प्रकार में, और सहशैक्षिक क्षेत्र में, सहशैक्षिक क्षेत्र में दोस्तों या तो 5 प्रकार या 3 प्रकार, दोनों में से कोई सा भी चल सकता है। शैक्षिक क्षेत्र में 7 प्रकार और सहशैक्षिक क्षेत्र में 5 या 3 प्रकार। ठीक है। अब शैक्षिक क्षेत्र के हम देखते हैं दोस्तों। मैं 7 प्रकार आपको बता रहा हूं। जैसे सबसे पहले एक टेबल बना दूं मैं आपको, अंक प्रसार, मतलब मार्क्स रेंज। ठीक है, ये आपकी टेबल तैयार हो रही है, मार्क्स रेंज, है ना। और दूसरी तरफ ग्रेड या श्रेणी, या इसी को हम कह देते हैं पद ग्रेड। ठीक है। अब देखते हैं इसको। जैसे किसी बालक के मार्क्स, अब श्रेणी पहले तो अंक प्रसार समझ लो। अंक प्रसार का मतलब है बालक के अंकों को एक निश्चित ग्रुप बना देना। जैसे मैंने बताया था एक उदाहरण दे करके, और बता दूं आपको, जैसे 91 से 100, ये एक श्रेणी हो गई, मैं यहां लिख दूंगा अभी, है ना। ये अंक प्रसार है। अब अंक प्रणाली में ऐसा नहीं था। अंक प्रणाली में क्या था कि 91 फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, यहां तो चलता है। लेकिन इससे ज्यादा अच्छा आप क्या समझोगे कि 59 सेकंड ग्रेड, 60 फर्स्ट ग्रेड। हो गई दिक्कत। या फिर उधर दे गए 71.5, कोई डिक्टेशन नहीं। अगर 72 आ गए तो डिक्टेशन मिल गई, ये भी गलत था। अब ऐसा नहीं है। अब चाहे वो 71.5 लाए या 72 लाए, उसको एक श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये जो 10 नंबर का, 9 नंबर का, 8 नंबर का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हटाया गया और उनको एक ग्रुप में माना गया, यही या एक श्रेणी में माना गया। यही कहलाता है अंक प्रसार, या क्या बोलते हैं इसको, मार्क्स रेंज। अब देखते हैं मार्क्स रेंज कैसे कैसे बने हुए। जैसे सबसे पहले 91 से 100, है ना। श्रेणी क्या मिलती है इसको आज? A+ या A1 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। या तो A+ से ले लो या A1 से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। फिर आप दूसरा बना दिया 81 से 90, A2। ठीक है। या फिर ले लो A+ और एक ही बात है ना, A1 और A2। फिर 71 से 80, B+ या B1। फिर 61 से 70, B2। ठीक है, 61 से 70 B2। फिर 51 से 60 C1, 51 से 60 C1। फिर 41 से 50 C2। अब देखो कितने हो गए? 6। अब यहां तक तो आपको बड़ी इजी वे में समझ में आ गई होगी और याद हो गया होगा, क्योंकि 10-10 नंबर का डिफरेंस है ना। अब 10 नंबर तो बहुत होते हैं भाई। किसी बालक के मान लो आए नंबर 91 और किसी का 93, तो वो चले जाओगे ग्रुप। अब आप ये मत सोचना कि सर किसी के 90 आ गए और किसी के 91 आ गए तो भी तो श्रेणी बदल गई। तो भाई ऐसे तो बदलेगी, ऐसे तो हम शिक्षा जगत कुछ कर ही नहीं सकता। फिर तो किसी के 0 आए या 100 आए भाई, तो सबको एक श्रेणी थोड़ी देंगे। ऐसे तो भाई अपन तो सीधी सी बात लेते हैं कि जिला सीमा कहीं ना कहीं तो बदलनी पड़ेगी, राज्य सीमा कहीं ना कहीं तो बदलनी पड़ेगी। कोई समुद्र तो हर जिले की सीमा पर है नहीं कि समुद्र को जिला सीमा बना दो, सभी जगह स्थल है। तो
फिर खेत का मालिक सोचेगा कि अरे मेरा खेत थोड़ा सा और आगे होता तो मैं इस जिले में आ जाता। तो भाई किसी न किसी को तो आना है, देखो जिला बदलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही स्थिति यहाँ पर है। तो अब 90, लेकिन अब ये देखो चलो 90 और 91 में हम नहीं कर सकते, मतलब डिफरेंस कर देंगे, लेकिन कम से कम ये 10 जो नंबर है 91 से 100, ये तो एक ग्रेड में आ गए, इनमें तो तनाव नहीं होगा। पहले तो हर एक कोई तनाव, हर बालक को अरे मेरा 1 नंबर आ जाता तो मेरी फर्स्ट ग्रेड बन जाती। अरे अब ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड को छोड़ो, अब तो तुम श्रेणी में आ गए कि A+ है A1। अच्छा ये और देखें कि बच्चे के मानसिक रूप से इतना परेशान नहीं होगा वो 90 और 91 लाने पर कि A1 और इधर क्या मिल रहा है A1 और इधर A2 मिल तो रहा है A। वहाँ तो ग्रेड ही बदल रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ तो A तो मिल रहा है दोनों को ही, एक को A1 एक को A2, एक को B1 एक को B2। तो इससे बालक का जो बौद्धिक विभाजन है वो प्रॉपर हो जाता है ना। इसमें पूरा ध्यान रखा गया, हालांकि कमियां इसमें भी है, लेकिन दोस्तों जो नवाचार आते हैं, नई चीज़ें आती है, इसी को दुनिया कहते हैं, इसी को समाज कहते हैं, इसी को वैज्ञानिकता कहते हैं कि कमियां रहती हैं, उन कमियों को हम आगे बढ़ते हैं, दूर करते हैं, है ना। यही नवाचार होता है और इसी को गतिशीलता कहते हैं। यही आगे बढ़ने का एक तरीका है कि हम पुरानी चीज़ जो कमियां उनको दूर करते जाएं, वरना समाज तो स्थिर हो जाएगा अगर नवाचार नहीं आएंगे, कमियां नहीं रहेंगी, नई खोज नहीं करेंगे, नया सिस्टम नहीं लाएंगे तो दुनिया स्थिर हो जाएगी। और चलती का नाम गाड़ी है दोस्तों, ठीक है। तो आगे देखते हैं कितने हो गए 6 C2 तक। नेक्स्ट है दोस्तों, अब थोड़ा सा आप याद रखना 33 से 40, 33 से 40 D। यहां पर आप देखना डिफरेंस कम नंबर का, 33 से 40 को क्या देते हैं हम D, और फिर 21 से 32, 21 से 32 E1, और लास्ट में 0 से 20 E2, 0 से 20 E2। ये आपका 9 ग्रेड या 9 श्रेणियां हमने शिक्षा शैक्षिक क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में रखी। ठीक है, आ गए समझ में आपके। अब हम देखते हैं शैक्षिक क्षेत्र दूसरा, तो यही मैं बना देता हूं ताकि आपको और क्लियर रहेगा। एक तो हो गया शैक्षिक क्षेत्र, एक दूसरा क्या है, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं अपन। अब शैक्षिक क्षेत्र में मैंने आपको बताई थी कि या तो 5 ग्रेड या 3 ग्रेड, है ना। अब मान लो हमने 5 ग्रेड का बनाया, है ना, तो 5 ग्रेड में क्या करेंगे, A+ सबसे टॉप, है ना, A+, फिर A, B+, B और C, A+, A, B+, B और C। ये कितने का हो गया, 5 श्रेणी। और यदि हमने 3 श्रेणी को बनाना है, मैंने बताया ना आपको शैक्षिक में 3 भी ले लेते, 5 भी ले लेते, है ना। तो 5 श्रेणी में आया, बनाया हमने रिजल्ट, तो A+ और A, B+ और B और C। और यदि 3 में बनाया, A+, A और B, 3 में A+, A और B। इस तरह से दोस्तों हम बालकों का शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्र में श्रेणीकरण कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको, अब समझ गया। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे कहा था कि ये चीजें आपको कंपटीशन में आती हैं, रीड से 3rd ग्रेड से लेकर के 1st ग्रेड तक
ये चीज़ें आती हैं, इसलिए इनको अच्छे से समझ लेना और अच्छे सारे फैक्ट याद रखना। देखो एक बार रीट 2013 या रीट 2016 में शायद 16 में ही आया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सीधा सा क्वेश्चन दिया था कि किसी बालक के अंक 91 से 100 के बीच में है तो उसे हम कौन सी ग्रेड से सम्मानित करेंगे, मतलब कौन सा ग्रेड उसे मिलेगा। तो अब क्लियर हो गया आपको A+। हाँ, इसको A1 लिख दें या A+ भी लिख सकते हैं। अच्छा, कल मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि यदि इनको हम कहते हैं, कुछ नया शब्द और आता है उसके लिए दोस्तों, और वो क्या आता है, हाँ, शब्दों में यदि लिखते हैं तो इसके लिए क्या आएगा, A+ या A1 वाले को। अब कल मैंने बताया था अति उत्तम क्या आएगा, अति श्रेष्ठ, अति उत्तम। और इन चीजों को याद करने के लिए आपको छोटा सा जल्दी से क्लू दे दूं, वो क्या है कि साइकोलॉजी में आपने बुद्धि लब्धि टॉपिक पढ़ा होगा, और बुद्धि लब्धि का विभाजन जो किया है टर्मन ने, टर्मन का बुद्धि लब्धि पढ़ लेना आप, वहीं से ये शब्द उठाए गए हैं। टर्मन ने सबसे ऊपर किस बालक को रखा है और कितनी IQ वाले को रखा है, 130 140 से ऊपर IQ जिस बालक की उसको क्या नाम दिया है टर्मन ने, जीनियस, प्रतिभाशाली। 120 से 130 वाले को क्या दिया है, अति श्रेष्ठ। तो वहीं से ले लेना है, अति उत्तम या अति श्रेष्ठ, फिर देख लेना अति उत्तम या अति श्रेष्ठ, फिर उत्तम, फिर सामान्य, फिर संतोषजनक, ये सारे क्या हैं, टर्मन के शब्द हैं। तो वहीं से याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो याद हो जाएगा, ये अति उत्तम आ जाएगा, उत्तम आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, फिर संतोषजनक आ जाएगा, ये सारी चीजें इसमें मैंने कल आपको बता दी लिख करके दोस्तों पिछले वीडियो में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, कैसे लागू हुआ, कब लागू हुआ, है ना। अब बात आएगी हमारी आगे दोस्तों कि ग्रेडिंग सिस्टम से लाभ क्या है, मतलब इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं और इसकी बुराइयाँ, दोष क्या है, ठीक है दोस्तों। तो ये अगले वीडियो में हम देखेंगे, है ना। और थैंक यू, आप मुझे पूरी अपेक्षा है, आशा है कि आपके सारे सब्जेक्ट के जो वीडियो आपको रोज़ाना मिल रहे हैं उनको आप निश्चित रूप से देखते होंगे, समझते होंगे, है ना। लेकिन दोस्तों एक कमी और आपकी मुझे दिख रही है, वो क्या है कि यदि आप पढ़ते हो तो निश्चित रूप से कोई ना कोई चीज़ तो आपको ऐसी मिलती होगी वीडियो में जो आपके समझ में नहीं आई। दोस्तों यदि आपके समझ में नहीं आती है तो उससे हमसे डिस्कस किया करो। आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया करो क्वेश्चन आपकी या प्रॉब्लम आपकी, है ना। जिस टीचर ने आपको वीडियो भेजा वो टीचर देखेगा अपना ग्रुप और उसको आपको सॉल्यूशन देगा। भाई आप घर पर कर क्या रहे हैं केवल, और निश्चित है कि सेकेंड ईयर की एग्जाम होगी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया डिसीजन, सेकेंड ईयर B.Ed सेकेंड ईयर की एग्जाम तो होनी है सितंबर में, है ना, लास्ट सितंबर या कभी न कभी होनी है। इसलिए थोड़ी सी लापरवाही को छोड़ो और इनको पढ़ना चालू करो दोस्तों, ताकि क्योंकि हमारा भी इसमें एक लोभ है, वो क्या कि हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी लेवल में टॉप 10 में आए, गोल्ड मेडलिस्ट बने। ये भी हमारा उद्देश्य है, ताकि आपके साथ साथ हमारा भी नाम हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, सो थैंक यू।